नमस्कार स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपने सी डिस्कस कर रहे थे और सेकंड स्टेज के अपन ने 47 क्वेश्चन किए थे। ये एक्स्ट्रा लेक्चर आपके शीट के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए करना पड़ रहा है, तो अब हम 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, A mass m is placed at a point lies on the axis of the ring of mass m and radius r at a distance r from its center. The gravitational force on the mass is, देखिए आपके पास एक रिंग है, इसका मास कैपिटल M है, इसकी रेडियस r है, यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मास रखा है m, इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? इजी होगा ना। तो आप लिख सकते हैं इजी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जी एम एक्स बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। एक्स की वैल्यू r है तो जी एम आर बाय 2r स्क्वेयर की पावर 3/2, तो क्या आ गया, जी एम आर बाय 2√2r क्यूब आ जाएगा। तो इजी की वैल्यू क्या होगी, जी एम बाय 2√2r स्क्वेयर आ जाएगा। अब फोर्स क्या हो जाएगा, एफ जी इक्वल टू एम इजी ना, तो आपके पास जी एम एम बाय 2√2r स्क्वेयर रिजल्ट आ जाएगा। ओके, थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल प्लैनेट इज रिवॉल्व अराउंड ए वेरी मैसिव स्टार इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with a speed of revolution t, with a period of revolution t. If the gravitational force between the planet and the star were proportional to r raised to power minus 5/2, then the time would be proportional. देखिए आप क्या लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r raised to power minus 5/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाय r भी लिख सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं। इस r को आप उधर लेकर जाओगे तो ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r बाय r जाएगा, ऊपर आएगा -1 तो -7/2 हो जाएगा। तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r रेज टू पावर -7/4। मेरी बात क्लियर। अब आपसे उसने कहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा, t इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है, तो t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r 7/4 आ जाएगा। ओके, फोर्थ आंसर होगा। इफ द m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है g इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई बाय आर ई स्क्वेयर। तो g बाय जी की वैल्यू पूछ रहा है, क्या आ गया, एम ई बाय आर ई स्क्वेयर आ जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the mass of the moon is 1/8 that of earth, gravitational pull is 1/6 of earth. It is due to the fact moon is a satellite of earth, the radius of the earth is इतना, the radius of earth is इतना। चेक कर लेंगे, आपके पास g की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाय आर स्क्वेयर ना, तो r इक्वल टू क्या होगा, जी एम बाय जी का रूट। तो आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ मून इक्वल टू रूट मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ मून इनटू जी ऑफ मून बाय जी ऑफ अर्थ। आपको उसने दिया है कि जो मून का मास है वो अर्थ के मास का 1/8 है, तो एम ई बाय 8 इनटू जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का वो अर्थ का 1/6 है, तो जी ई बाय 6 बाय जी ई का रूट। तो आपके पास क्या आ गया, एम ई कैंसिल, तो आपके पास 8/6 का रूट आ जाएगा। ओके, a body weight 72 Newton on the surface of earth, what is the gravitational force on it due to earth at a height equal to half the radius। देखो अर्थ पर ये है, अर्थ पर g की वैल्यू क्या होती है, जी एम ई बाय आर स्क्वेयर। h हाइट पर क्या होती है, g बाय 1 प्लस h बाय आर का स्क्वेयर। h क्या है, r/2, तो जी एच इक्वल टू जी 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 3/2 मतलब 4g/9। ओके, तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वहां पर वेट कितना होगा, mgh इक्वल टू 4mg/9, तो आपके पास 4/9 इंटू 72 इक्वल टू 32 न्यूटन हो जाएगा। वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट पोल्स, आपको बताया था पोल पर मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पर मिनिमम होती है।
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एरिया, मतलब सेकेंड लॉ, द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। फर्स्ट आ जाएगा, द पीरियड ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज 27 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिट टू द रेडियस ऑफ अर्थ। आपको पता है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R3/2 होता है, प्लैनेट बाय अर्थ इक्वल टू कितना आ जाएगा, R प्लैनेट बाय R फॉर अर्थ, ये डिस्टेंस है नॉट रेडियस। ओके, इसने दे रखा है कि प्लैनेट का टाइम अर्थ के कंपैरेटिवली 27 टाइम्स है, तो 27 को आप लिख सकते हैं 3⁻³ इक्वल टू RP/RE⁻³ पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, RP/RE क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास 9 टाइम्स आ जाएगा। A particle m is at the surface of earth of radius r, it is lifted to a height h above the surface of earth, then gain in gravitational potential energy of the particle is, देखो h हाइट पर क्या होता है, डेल u इक्वल टू क्या होता है mgh/1 + h/r। कोई ऐसा ऑप्शन होगा, ऐसा कौन सा है, फर्स्ट सेकंड है, लेकिन थर्ड भी कुछ ऐसा ही है, देखिए mgh × r/r + h, तो सेकंड और थर्ड दोनों हो जाएंगे, फोर्थ आंसर होगा 57। देखिए, ए पॉइंट मास m इज प्लेस्ड आउटसाइड ए होलो स्फेरिकल शेल ऑफ मास कैपिटल M एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी एट ए distance d from the center of the big sphere, the gravitational force on the mass m at p, देखो P पर पूछा है तो आउटसाइड पूछा है, क्या होता है gm1 m2/r², फर्स्ट आंसर आ जाएगा। 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल पर है 3 पार्टिकल, तो उस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हर पेयर की सेम होगी, उस केस में -gm²/L -gm²/L -gm²/L, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा -3gm²/L आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 60 नंबर 59। ए बॉडी ऑफ मास m इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, as the body is moved inside the surface of the earth toward the center, the gravitational force of attraction, आपको पता है इनसाइड क्या होता है, इनसाइड मूव करोगे सेंटर पर 0 होता है, सरफेस पर मैक्सिमम r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सरफेस से सेंटर की ओर जाने पर लगातार डिक्रीज होने लगेगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, if the mass of earth is doubled and its radius is half, then the new acceleration due to gravity, मास डबल हो गया है, g इक्वल टू क्या है gm/r², मास डबल हो गया है, रेडियस हाफ हुई है, तो 1/2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 4 और ये डबल है 2, 4 × 2 8 टाइम्स हो जाएगा। when the earth move around the sun, the quantity which remain constant, देखो उस केस में कांस्टेंट क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम है नहीं, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि प्लैनेट की डिस्टेंस सन से लगातार चेंज होती है, ये होता है ना एलिप्टिकल पाथ है, सन ये रहा, तो सन से क्या है प्लैनेट की डिस्टेंस चेंज होती जाती है, डिस्टेंस चेंज होगी तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, तो एरियल वेलोसिटी, वेरी गुड, एरियल वेलोसिटी क्या होता है del A vector del t इक्वल टू L vector 2m, तो L एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, सेकंड लॉ है ना, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है। The velocity of a planet when it is close to the sun is, देखो जब प्लैनेट सन के ज्यादा पास होगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब ज्यादा दूर होगा तो वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, तो यहाँ मैक्सिमम होगा। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज इतना एंड इतना, मिनिमम डिस्टेंस इज इतना, ये मिनिमम डिस्टेंस है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। आपको पता है कि r मिनिमम और v मैक्सिमम इक्वल होता है r मैक्सिमम और v मिनिमम।
मेरी बात क्लियर, यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए 64, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी ऑफ प्लैनेट इन ईयर्स इज 84, द सेमी मेजर एक्सेस इन यूनिट्स ऑफ 10⁻10 मीटर इज 287, तो टी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इन यूनिट्स ऑफ 10⁻−34 ईयर्स पर मीटर क्यूब इज अप्रॉक्सीमेट। देखो आपको इसका अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट पता करना है, किस किस का, टी स्क्वायर बाय ए क्यूब। टी स्क्वायर क्या है, ईयर्स में है, और आपको ईयर्स पर मीटर क्यूब में ही पता करना है। ओके, तो आपके पास ये 84 का स्क्वायर है बाय 287 का क्यूब है इंटू 10⁻30 है, राइट। इसको लिख सकते हैं 84 इंटू 84 बाय 287 इंटू 287 इंटू 10⁻⁻30। इसको 34 बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 287, 84 इंटू 84 इंटू इंटू 10⁻4 बाय 287 इंटू 10⁻⁻34। आप इसका रिजल्ट निकाल लेना। ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, अट्रैक्टिव होता है, फर्स्ट आ जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मास m एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस re एंड मास me इज गिवन बाय, पहला और दूसरा दोनों हो जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर द हाइट ऑफ ए पॉइंट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस इज। यहाँ इसकी वैल्यू 1% हो जाती है। आपको पता था डेल जी बाय जी, द हाइट ऑफ ए पॉइंट ए वर्टिकल अबव वेयर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम 1%। देखो आपको जी एच दे रखा है, 1% ऑफ जी दे रखा है, मतलब आपको दिया है जी एस बाय 1 प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर इक्वल टू जी बाय 100। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास क्या आया, 1 प्लस एच बाय आर ई इक्वल टू 10, तो एच बाय आर ई आपके पास 9 होगा, तो एच इक्वल टू क्या आ गया, 9 आर ई आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, the ratio of gh by g where g is the gh are acceleration due to gravity surface of earth and h height, वही बार बार रिपीट हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड आंसर आ जाएगा। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम पार्टिकल ऑब्टेन्ड यूजिंग द प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल का सभी का सम हो जाएगा। ये आपके पास सेकंड स्टेज थी, क्लियर। अब हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में देखिए, आपको पहले न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ देयर वर ए स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स डू यू थिंक वुड अल्टर इन सम रेस्पेक्ट। स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, आर्किमिडीज अपलिफ्ट हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए, क्योंकि विस्कॉस फोर्स मोशन के कारण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक, ये अब थ्रस्ट फोर्स है जो ये ग्रेविटी पर है। ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ऑर्बिट विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर द सैटेलाइट, तो उस केस में जब डिसअपियर होगा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, टेंजेंट के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी थी तो वो टेंजेंट के अलॉन्ग मूव कर जाएगा। द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, ऑलवेज 0 होता है। सॉरी नेक्स्ट देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन, देखो डिस्टेंस को डबल करोगे तो वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। F क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, आर को आप डबल करोगे तो फोर्स आपके पास F बाय 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस टू शो दैट देयर मस्ट बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सन।
कौन सा इसमें शो करेगा कि अर्थ के फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ डायरेक्टेड टुवर्ड द सन, डेविएशन ऑफ द फॉलिंग बॉडी, नहीं, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन, डेफिनेटली यही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टोन्स ऑफ मासेस 1 kg ईच सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 1 मीटर इन वैक्यूम, 1 मीटर पर है, मास 1 kg है, तो क्या होगा, g के बराबर होगा, g की वैल्यू 6.675 इंटू 10⁻⁻11 होता है। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m गो राउंड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। देखिए, दो पार्टिकल है, दोनों r रेडियस पर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच की डिस्टेंस 2r होगी। यहाँ पर m मास है, यहाँ भी m मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये इसकी वेलोसिटी होगी। आप लिख सकते हैं इसके लिए mv² बाय r इक्वल टू gm² बाय 4r, 4r 2r का स्क्वायर, तो आपके पास v कितना हो गया, 1/2 रूट gm बाय r रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द अर्थ मास इतना रिवॉल्व राउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी इतना इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ। देखिए, अर्थ पर कितना होगा, अर्थ पर जो फोर्स एक्सर्टेड होगा वो सेंट्रीपिटल होगा, वो m ω² r हो जाएगा। ओके, आपको r दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, मास ऑफ अर्थ दिया है, रिजल्ट आ जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द मून एंड द अर्थ डे, द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स, ये क्या है, 81 m है अर्थ का, और मून का मास m है, राइट। तो एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये d-x होगी। यहां पर जितना फील्ड इस वाले का होगा उतना ही फील्ड इस वाले का होगा। आप लिख सकते हैं यहां से कि Eg1 इक्वल टू Eg2 होगा। Eg1 क्या है, g81 m बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू gm बाई d-x का स्क्वेयर, gm से gm कैंसिल हो गया, आपके पास 9/x इक्वल टू 1/d-x, तो 9d-9x इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/10 d आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द मास ऑफ द मून इज इतना एंड द रेडियस इज इतना, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, आपको पता है सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, मास ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। जी की वैल्यू आपको पता ही है 6.675 इंटू 10⁻11, अब वैल्यू रखना, रिजल्ट आ जाएगा। टू स्फीयर्स ऑफ मास m एंड m आर सिचुएटेड इन एयर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F, the space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3, the gravitational force will be, gravitational force does not affected by any medium, same रहता है, पहले भी F था, अब भी F रहेगा। weightlessness experienced in space shuttle while orbiting the earth is due to, weightlessness experienced in space shuttle while orbiting the earth is due to इनर्शिया नहीं, एक्सेलरेशन, जीरो ग्रेविटी, ना फ्री फॉल टुवर्ड द अर्थ हो जाएगा, इसका फोर्थ आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th नंबर क्वेश्चन, इफ द चेंज इन ग्रेविटेशनल इन द वैल्यू ऑफ g एट ए हाइट h above the surface of the earth is the same at the depth x below, then x and h being much smaller than the radius of the earth, तो उस केस में क्या होगा, जब बहुत स्मॉल होंगे तो उस केस में वो कह रहा है अंदर का चेंज और बाहर वैल्यू सेम है। ओके, वो कह रहा है सेम चेंज हो रहा है, जितना चेंज अंदर हो रहा है उतना ही हाइट पर हो रहा है। यहाँ चेंज कितना होता है d/re और यहाँ चेंज कितना होता है 2h/re, तो re कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। Two planets have the same average density but the radius r1 and r2. If the acceleration due to gravity on the surface of these planets be g1 and g2 respectively, then आपको पता है g इक्वल टू 4/3 pi g r rho होता है, तो g1/g2 क्या हो जाएगा, r1/r2 हो जाएगा, क्योंकि रो दोनों में क्या है, सेम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन, an iron ball and a wooden ball of the same radius and released from the height h in vacuum, the time taken by the both of them reach the ground, same होगा, क्योंकि दोनों पर नीचे को क्या है, सेम एक्सेलरेशन रहेगा। अगर वैक्यूम ना होता, एयर होती, तो ऊपर को विस्कॉस बायोंसी फोर्स के कारण क्या होता, एक पहले आती दूसरी बाद में। when a body is taken from the equator to the pole its weight increases,
जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, पोल पर सबसे ज्यादा होता है, तो उस केस में उसका वेट क्या है, इंक्रीज होने लगेगा। स्फेरिकल प्लैनेट फॉर आउट इन स्पेस m0 एंड डायमीटर, पहले आ चुका है ये सेम क्वेश्चन। इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर, मैंने आपको बताया था थ्योरी में, जब भी उसका रोटेशन रुक जाएगा तो उस केस में इक्वेटर पर क्या, एवरीवेयर एक्सेप्ट पोल्स क्या है, ओमेगा 0 होते ही g की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द मास एंड द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट हैव ट्वाइस वैल्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ऑफ अर्थ, diameter or mass, the acceleration due to gravity on the surface of planet g dash by g m dash by m into r by r dash का स्क्वायर। मास भी डबल है और रेडियस भी डबल है, तो ये तो 2 हो गया, ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो 1/2 आ जाएगा। g डैश की वैल्यू g का हाफ होगी, मतलब 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19 के बाद 20 नंबर देखिए, इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द मीन डेंसिटी, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, यहां से आप मीन डेंसिटी क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई g r e। ओके, नेक्स्ट देखिए, सॉरी ये उल्टा बता दिया ना, इसको उधर लेकर जाएंगे। हाँ, ये होगा 3g/4 पाई जी आर। ओके, हाँ ये हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कोल माइन, सी लेवल एंड द टॉप ऑफ माउंटेन आर W1, W2, W3 रेस्पेक्टिवली। W2 सबसे ज्यादा होगा, W1 भी उससे कम होगा, W3 भी कम होगा। W2 सरफेस पर ज्यादा होगा, माइन में भी कम होगा और ऊपर किसी हाइट पर भी कम होगा, तो इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द रेडियस ऑफ 2 प्लैनेट आर R1 एंड R2, देयर डेंसिटीज आर ρ1 एंड ρ2, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, इसी की बात करेंगे। ओके, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए g1/g2 इक्वल टू R1 ρ1/R2 ρ2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, the radius and r is the radius of earth and omega is the angular velocity, gp is the value at the poles and effective value g at the latitude lambda equal to 60 degree will be equal to, तो आप लिख सकते हैं g डैश इक्वल टू gp माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा, cos लैम्डा, लैम्डा 60 है तो 1/4 आ जाएगा आपके पास, gp माइनस 1/4 ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा। The depth d at which the value of acceleration due to gravity become 1/n times that of the surface is, देखो अगर आप किसी डेप्थ में जाओगे तो डेप्थ में क्या होगा, g डैश इक्वल टू g1 माइनस d/r, ये आपको दिया है g/n इक्वल टू g1 माइनस d/r, g से g कैंसिल हो गया तो d/r इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 1/n, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, d इक्वल टू r n माइनस 1/n। नेक्स्ट देखिए, इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इज डबल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट नॉर्थ, अगर एंगुलर स्पीड डबल होगी तो पोल पर क्या होगा, देखिए पोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पोल के लिए क्या होता है gp इक्वल टू g रहेगा, इक्वेटर पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्ट पोल एवरीवेयर विल बी चेंज ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। लेट g बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस एंड k बी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ, सपोज द अर्थ रेडियस डिक्रीजेस बाय 2%, अदर क्वांटिटीज रिमेन सेम, देन देखो अदर क्वांटिटी सेम है, केवल उसकी रेडियस डिक्रीज हो रही है, रेडियस डिक्रीज होगी तो g इक्वल टू क्या है gm/r² ना, तो डेल g बाई जी क्या हो गया -2 डेल r/r, रेडियस डिक्रीज हुई है तो ये -2 इंटू -1% इक्वल टू +2%, मतलब इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी ये 2% से डिक्रीज हुई है तो ये कितने से इंक्रीज हो जाएगी 4%। और उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर है, जिसे आप लिखते हैं 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर, स्फेरिकल बॉडी है,
तो आप लिख सकते हैं डेल के बाई के इक्वल टू 2 डेल आर बाई आर, राइट। अगर ये 2% से डिक्रीज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये इसका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सही करना पड़ेगा आपको। के इंक्रीज दे रखा है हर जगह, के भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 27, the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 the acceleration due to gravity on earth if the ratio of density of moon and earth is इतना, the radius कितना होगा। तो वही वाला फॉर्मूला जो अभी आपने पढ़ा था, g1/g2 इक्वल टू r1/r2 ρ1/ρ2। अब बाकी सब वैल्यू रखना, रेडियस का रेशियो आ जाएगा। The depth at which the effective gravitational acceleration due to gravity is g/4। आपको पता है g डैश क्या होता है, g1 माइनस डी बाई आर होता है। तो g/4 इक्वल टू g1 माइनस डी बाई आर। तो आपके पास d बाई आर कितना हो गया, 3/4। तो d की वैल्यू क्या होगी, 3r/4 हो जाएगी। ओके, टू प्लैनेट ऑफ रेडियस इन रेशियो 2:3 आर मेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ डेंसिटी 3:2। g1/g2 वही सेम कहानी आ जाएगी। g1/g2 क्या होगा, एक का क्या दिया है, प्लैनेट का मास दिया है, सॉरी डेंसिटी दी है क्या, 2/3, और रेडियस 2/3 दिया है और डेंसिटी 3/2 दी है, तो 1 आ जाएगा 29 का। ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर मास की टर्म में दे देता है तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, मास के लिए क्या होगा, m1/m2 इंटू r2/r1 का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में देखिए आपको दिया है, बॉडी ऑफ मास m राइजेस टू हाइट h इक्वल टू r/5 फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेयर r इज द रेडियस एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास डेल u इक्वल टू क्या होगा, mgh/1 प्लस h/r। तो आपके पास mgh/1 प्लस 1/5, तो 5 mgh/6 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज E इक्वल टू k/x³ इन द डायरेक्शन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी 0 एट इनफाइनाइट इट्स वैल्यू एट ए डिस्टेंस x। आपने पढ़ा था dv इक्वल टू माइनस ई डी एक्स ना। तो यहाँ इनफाइनाइट पर 0 है, तो आपको किसी x डिस्टेंस पर पूछा गया है, तो v माइनस 0 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस के x माइनस 3 डी एक्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू x। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2/-2, -2 से कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू k/x²। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी 2x²। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। आपको दिया है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट nr। जब उसे nr हाइट तक लेकर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा। नॉर्मली आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने क्या पढ़ा था, डेल u इक्वल टू, क्या पढ़ा था, डेल u इक्वल टू mgh/1 प्लस h/r। आपको mg/1 प्लस n आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, the masses and radius of the earth and the moon are m1, r1, m2, r2 respectively. Their centers are at a distance d. The minimum velocity with which a particle of mass m should be projected from the midway their center so that it escape to infinity. ये दो है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके मिड पॉइंट से है, ये मिड पॉइंट है, तो यहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया है ve वेलोसिटी से। यहाँ टोटल एनर्जी क्या होगी उसकी, काइनेटिक एनर्जी ये हुई, पोटेंशियल इसकी क्या हुई, -gm1 m/d/2, और इसकी क्या हुई m2 m/d/2 इक्वल टू 0। m कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, ve²/2 इक्वल टू g m1 प्लस m2 × 2d। तो आपके पास ve कितना हुआ, √4 g m1 प्लस m2/d। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देयर आर टू बॉडीज ऑफ मास 100 kg एंड 10,000 kg separated by a distance 1 meter. At what distance from the smaller body the intensity become 0?
आपके पास दो मास हैं, एक m1 है दूसरा m2 है, स्मॉलर से x डिस्टेंस है तो यहाँ से 1 माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ फील्ड क्या है, इसका इधर को है इसका इधर को, तो दोनों का इक्वल होगा gm1 बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू gm2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो m1 कितना है 100 बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 10,000, ये आपके पास कैंसिल हो गया, 1 बाई एक्स इक्वल टू 10 बाई 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10x, तो x इक्वल टू 1 बाई 11 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी ऑफ मास m is placed at the on the earth surface, it is taken from the earth surface to a height h equal to 3r, the change in potential energy। फिर से वही क्वेश्चन mgh बाय 1 प्लस h बाय r से इसे निकाल लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल इज फॉल फ्रॉम द इनफाइनाइट वेलोसिटी रीचिंग द ग्राउंड। आपको मैंने पहले बताया था जब इनफाइनाइट से फेंकेंगे तो वही वेलोसिटी होगी जो इनफाइनाइट तक ले जाने वाली थी, मतलब इसके वेलोसिटी के बराबर होगी √2g r हो जाएगी। सेकंड आंसर आ जाएगा। VE एंड VP डिनोटेड एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ एंड अनदर प्लैनेट having the twice the earth at the having the twice the radius and the same mean density as the earth, then VE और VP में रिलेशन क्या होगा। देखिए, आपने पढ़ा था कि VE इक्वल टू क्या होता है √2gr। अगर आप g की दूसरी वैल्यू रखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r√ρ होता है। डेंसिटी सेम है तो आप लिख सकते हैं E बाय प्लैनेट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट। रेडियस ऑफ अर्थ और प्लैनेट क्या है कि प्लैनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस की डबल है तो 1/2, तो VE इक्वल टू VP बाय 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 38 के बाद, द एस्केप वेलोसिटी फॉर ए रॉकेट फ्रॉम द अर्थ इज 11.2, इट्स वैल्यू ऑन द प्लैनेट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डबल्ड दैट ऑफ अर्थ and the diameter is the twice that of earth, diameter of planet is twice that of earth will be। देखो आपको इसके वेलोसिटी पूछा है, ये भी डबल है ये भी डबल है। ओके, क्लियर। उस केस में क्या होगा, जब दोनों ही डबल होंगे तो उसका इसके वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। तो डबल का मतलब, क्योंकि 2 × 2 का रूट है, ये भी डबल ये भी डबल, तो 4 टाइम्स का रूट 2 टाइम्स हो गया, तो इसके वेलोसिटी 22.4 होगी। The escape velocity from the surface of Earth is 11 km per second. The escape velocity from a planet having twice the radius and same mean density, यही आ जाएगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा, रेडियस डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा, मतलब 22 हो जाएगी। The escape velocity of projectile from the Earth is approximate 11.2 km per second होता है। The escape velocity from the surface of Earth is VE। The escape velocity from the surface of a planet whose mass and radius are 3 times those of the earth surface। देखिए जब दोनों ही 3 टाइम्स होंगे तो आप पढ़ चुके हैं V1 बाय V2 इक्वल टू √m1 बाय m2 इंटू r2 बाय, ये 3 है ये 3 है तो दोनों का रेशियो 1 आ जाएगा, सेम हो जाएगी। The ratio of radius of planet A and B is K1 and the ratio of acceleration due to gravity is k2, the ratio of escape velocity from the planet will be। देखो आपको पता है VE इक्वल टू क्या होता है 2gr होता है, तो V1 बाय V2 क्या हो गया √g1 बाय g2 और r1 बाय r2, तो ये √k1 k2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, the escape velocity of a body on a imaginary planet which is thrice the radius of the earth and double the mass of earth, द वेलोसिटी क्या होगी। देखिए इस केस में यही इसके वेलोसिटी क्या होगी, मास और रेडियस की बात कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं वही m1 बाई m2 इंटू r2 बाय r, राइट। वो कह रहा है उसका मास डबल होगा अर्थ से, तो मतलब ये मास डबल है अर्थ से तो 2m2 बाई m2 और रेडियस उसकी थ्राइस है, राइट। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बाय अर्थ के लिए इक्वल टू √2/3, तो 2/3 VE हो जाएगा। V and R denote respectively the escape velocity from surface of Earth of the radius of the Earth and acceleration due to gravity, then correct relation V equal to 2 √g
आर होगा। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला है। A planet has twice the radius but the mean density 1/4 as compared to Earth. The ratio of escape velocity, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, 1/4 का रूट आ जाएगा, वो डबल जिससे कैंसिल होकर के आपके पास वही 1:1 हो जाए। 4 particle each of mass m and located at the vertex of a square with the side L. The gravitational potential due to this at the center. देखिए, ये आपके पास कोई स्क्वायर है, इसकी साइड L है, तो आप कह सकते हैं हर साइड से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये r है, ये r है, ये r है, ये r है, सभी का सेम होगा। r क्या है आपके पास, L/√2 है, तो आपके पास v क्या होगा, -4gm/r। तो आप लिख सकते हैं 4gm L/√2, तो आपके पास -4√2gm/L, तो इसको आप लिख सकते हैं -√32gm/L। ओके, नेक्स्ट देखिए, if VE and V0 represent the escape velocity and orbital velocity of a satellite, तो रिलेशन आपको बताया था VE = √2 V0 होता है। if R is the radius of the orbit of a satellite m, तो सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होती है, V = √gm/r होती है। फोर्थ आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। select the correct statement from the flow. The orbital velocity of a satellite increase with the radius of the orbit. नहीं, रेडियस बढ़ने पर ये डिक्रीज होती है। escape velocity of a particle from the surface of earth depends on the speed with which it is fired. escape velocity उस प्लैनेट पर डिपेंड करती है कितनी होनी चाहिए। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, करती है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, r⁵3/2। द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस, ये सही है, फोर्थ आ जाएगा। An earth satellite of mass m revolve in a circular orbit at a height h from the surface of earth. R is the radius of the earth and g is the acceleration due to gravity at the surface of earth. The velocity of the satellite क्या होगा, आपने पढ़ा था क्या होगा, v = √gm/r था, आप लिख सकते हैं इसको gr² + h का रूट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, given the radius of earth r and the length of day is t, the height of geostationary satellite from the earth surface क्या होगा, आपने पढ़ा था t = क्या होता है, 2π√r³/gm होता है, राइट। आप इसको सारे को रिजल्ट निकाल लोगे तो क्या हो गया, t² = 4π²r³/gm। आप इधर लाओगे तो आपके पास क्या हो गया, r³ = t²gm/4π², तो r की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। मेरी बात क्लियर, आपको h पूछा है तो h क्या होगा, ये r + h है, तो h = r - r होगा, तो वो कितना होगा, t²gm पाई भी था, सॉरी हाँ, बाय gm/4π² 1/3 - r हो जाएगा। Two satellites of mass m1 and m2 are revolving around the earth in a circular orbit of radius r1 and r2. Which of the following statement is true? देखो, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r होता है। An astronaut orbiting the earth in a circular orbit 120 km above the surface of earth gently drop a spoon out the spaceship. The spoon will, उसके पीछे पीछे मूव करने लगेगा उसी के अलोंग। ओके, क्योंकि जब उसे मूव कराओगे, छोड़ोगे, तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो सैटेलाइट की थी, तो उस केस में सैटेलाइट जब उस वेलोसिटी से जा रहा था तो वो स्पून भी उसी वेलोसिटी से सेम पाथ पर मूव करने लगेगा। पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट, सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता, प्लैनेट के मास पर करता है, प्लैनेट की रेडियस पर करता है। If a satellite is orbiting the earth very close to its surface, then the orbital velocity mainly depends upon mass and radius of the earth. Okay, two satellites A and B go around a planet P in a circular orbit having radius 4r and r respectively. If the speed of the satellite A is 3v, the speed of B कितना होगा, आपको पता है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r होती है, तो आप vb/v = क्या लिखेंगे, उसका 4r/r हो जाएगा, तो आपके पास vb कितना हो गया, 2va हो जाएगा। va की वैल्यू आपको उसने दे रखी है 3v, तो वो 6v हो जाएगी। इन ए सैटेलाइट इफ द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इज t, द काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखते हैं,
काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखेंगे, प्लस जी एम ई एम बाई 2r लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3/2 है, मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2/3, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, 2/3 के। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और डिपेंड्स अपॉन। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा, मास पर करेगा और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर करेगा, इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके, सैटेलाइट के मास पर नहीं करेगा, अर्थ के मास पर करेगा। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज रिड्यूस्ड 1/4 प्रेजेंट डिस्टेंस, द टाइम कितना हो जाएगा। देखो टाइम आपके पास t डैश बाई टी क्या होगा, आप 1/4 कर दिया जाए कि पावर 3/2, तो 1/4 इंटू 2 1/8 हो जाएगा, तो अब के टाइम का 1/8 हो जाएगा। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाए तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा। देखो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब होगा तो एफ सी मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/r क्यूब। तो ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r4 के, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के। ओमेगा को लिखते हैं 2π/t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, r स्क्वायर के। 62 नंबर देखिए, फिगर शो द मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इन एन elliptical ऑर्बिट विद सन एट स्पोक्स, द शेडेड एरिया A and B to be equal if T1 T2 represent the time of the planet move to A to B and A to C, then देखो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, अगर एरिया इक्वल है तो टाइम डेफिनेटली इक्वल होगा, थर्ड हो जाएगा। ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द स्टार एलिप्सो होता है, केपलर ने बताया था। 64 वही मिनिमम और मैक्सिमम का है, मिनिमम मैक्सिमम का आप रिजल्ट देख लोगे, d1 v1 बाई d2 हो जाएगा। टू प्लैनेट मूव अराउंड द सन, तो आपको पता है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r 3/2 होता है, तो r1/r2 की पावर 3/2 हो जाएगी। केपलर सेकंड लॉ किसके रिगार्डिंग है, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के। द कंडीशन फॉर द यूनिफॉर्म स्फेरिकल मास m ऑफ रेडियस r, अगर ब्लैक होल की तरह हो उस केस में कंडीशन क्या है। देखो ब्लैक होल के अंदर क्या है, वहां से लाइट भी एस्केप होनी चाहिए, उस केस में क्या होगा, जो उसकी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन ब्लैक होल के लिए वो उसके इक्वल हो जाएगी, मतलब वहाँ इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल और ग्रेटर देन c हो जाएगी। ओके, और इसके वेलोसिटी √2 gm/r होती है, थर्ड आंसर आ जाएगा। ए सैटेलाइट A ऑफ मास m इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब वहां से लाइट भी स्केप कर जाएगी, ब्लैक होल से जब लाइट के पार्ट वेलोसिटी कितना है वो भी वहां से स्केप कर। नेक्स्ट देखिए, ए लाइट A ऑफ मास m is at a distance of r from the center of the earth, another satellite B of mass 2m is at a distance 2r, the earth's center their time period r in ratio, तो आप लिख सकते हैं T1/T2 इक्वल टू क्या होगा, R1/R2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2, तो इसका फोर्थ आंसर होगा। The Earth E move in an elliptical orbit with the Sun as at one of its focus as shown in figure, its speed of motion will be maximum, A पर मैक्सिमम होगी क्योंकि वो सबसे नजदीक है। प्लानिटरी सिस्टम इन ए सोलर सिस्टम डिस्क्राइब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। टू प्लानेट की मीन डिस्टेंस d1 d2 है, फ्रीक्वेंसी n1 n2 है। देखो आपने अभी पढ़ा था कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, r की पावर 2/3, तो 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 2/3, या f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी r की पावर 3/2, तो आप इससे इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एज शो इन फिगर elliptical path, the correct option is the time taken in traveling DAB is less than the time taken BCD. अराउंड द सन एलिप्टिकल पाथ में है, तो उस केस में DAB देखिए,
टाइम की बात कर रहा है, आपके पास ये रहा एलिप्टिकल पाथ और सन इसके एक फोकस पर है। उस केस में आपके पास ये सी डी है, तो टाइम कहाँ से डी से यहाँ तक के लिए, तो एरिया ये हो गया ना उसके लिए, ये शेडेड एरिया हो गया, और इस वाले के लिए ये वाला एरिया हो गया। इसको मैं और कलर दे देता हूँ, जैसे ये रहा, ये कौन सा हो गया, सी डी वाला। ओके, तो इस वाला एरिया ज़्यादा है, ये सी था, सॉरी बी था। ओके, ये वाला एरिया ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ आएगा तो सन के साथ ज़्यादा एरिया बनेगा। इसका मतलब इसका टाइम t1 है, इसका t2। जब एरिया कम है तो टाइम भी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, टू सैटेलाइट S1 and S2 revolve around the planet of the same direction in a circular orbit. Their period of revolution 1 hour and 8 hour. The radius of S1 is इतना, तो S2 की कितना होगा, तो आप निकाल लोगे, सिंपल है। ओके, रेडियस S1 की दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 पूछा है। देखिए आपके पास उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, आपको टाइम पीरियड दे रखा है, तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी से आप उसकी वो रिजल्ट निकाल लोगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 2 पाई बाई t1 माइनस 2 पाई बाई t2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो 2 पाई t2 माइनस t1 बाई t1 t2। आपके पास इनकी वैल्यू दे रखी है, क्या वैल्यू दी है आपको, t1 और t2 की दोनों की वैल्यू दे रखी है। t1 की वैल्यू आपको यहाँ से ओमेगा इक्वल टू वैल्यू क्या दी है, 2 पाई इंटू 8 माइनस 1 बाई 8 इंटू 1, तो 2 पाई इंटू 7 बाई 8 आ जाएगी। ओके, वेलोसिटी ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 पूछा है। ओके, तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। आपने यहाँ से v निकाल लेना है, ओमेगा बाई ओमेगा इंटू आर। The velocity of S1 with respect to S2, 2 मिनट, same direction in a circular orbit. The period of revolution 1 and 2, देखो इसको ऐसे नहीं आ रहा, 2 सेकेंड, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, v इक्वल टू क्या है, ओमेगा आर, तो 2 पाई बाई टी इंटू आर हो गया। ओके, S1 की आपको, सॉरी इसका जब v निकालेंगे आप, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का अलग अलग आ जाएगा। एक की रेडियस R1 है, दूसरे के लिए क्या हो गया, 2 पाई T2 R2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि रेडियस दोनों की अलग अलग है, राइट। अब इस केस में आपको रेडियस पता करनी थी, तो t आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R3 बाई 2, तो T1 बाई T2 क्या हो गया, R1 बाई R2 की पावर 3 बाई 2। ये आपके पास कितना है, T1 कितना टाइम दिया 1 और दूसरा 8, मतलब 2 की पावर 3, तो R1 बाई R2 की पावर 3 बाई 2, 3 से 3 कैंसिल, तो R1 बाई R2 क्या हो गया, 1 बाई, आप इसमें पुट करना, रिजल्ट आ जाएगा। रिलेटिव निकालनी है, V1 माइनस V2 कर देना। ओके, रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके पास एक्सरसाइज थी। थैंक यू, कल हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।